आज हम पढ़ने वाले हैं एक और जैविक प्रक्रिया जो है उत्सर्जन की प्रक्रिया। हम जानते हैं कि सभी जीवधारियों में जब जैविक प्रक्रियाएं होती हैं तो इनकी कोशिकाओं में, इनके शरीर में कुछ हानिकारक पदार्थों का भी निर्माण होता है। इन्हीं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागा जाता है, जिसको कहा जाता है उत्सर्जन की प्रक्रिया। तो जीवधारियों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो हानिकारक व विषैले पदार्थ बनते हैं, इनको शरीर से बाहर त्यागना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन में जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि प्रोटीन के अपघटन से निर्मित होते हैं। प्रोटीन एक पदार्थ जिसके अपघटन से जो उत्पाद बनता है, जो यूरिया और यूरिक अम्ल के रूप में होता है, इनका ही शरीर से बाहर त्याग किया जाता है। तो इसी को कहा जाता है उत्सर्जन की प्रक्रिया। अब इसमें नाइट्रोजन युक्त जितने भी पदार्थ होते हैं उनको त्यागने की प्रक्रिया को उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। जीवधारियों में जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो इनमें ग्लूकोज का अपघटन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारे श्वसन तंत्र के माध्यम से त्याग दिए जाते हैं। जल जो होता है उसको पसीने के रूप में और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। और प्रोटीन के अपघटन से जो यूरिया और यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, इनको भी शरीर में मूत्र के रूप में त्यागा जाता है। तो मनुष्य में इसके लिए एक विकसित उत्सर्जन तंत्र उपस्थित होता है, जिसके द्वारा रक्त में उपस्थित, शरीर में उपस्थित यूरिया को, यूरिक अम्ल को छाना जाता है। मनुष्य के शरीर में जब नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं तो उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए उनमें एक विकसित उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, जिसके निम्नलिखित अंग होते हैं। एक जोड़ी वृक्क या किडनी, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी, यूरेटर, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो यहाँ पर वृक्क जो होता है यह मुख्य रूप से, वृक्क जो होता है यह मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग होता है, जो शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है और उपयोगी पदार्थों को शरीर में ही रहने देता है। तो मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, जो कि उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों तरफ एक एक की संख्या में उपस्थित होता है। यह गुलाबी रंग की संरचना होती है और इसी के द्वारा रक्त का छनन किया जाता है। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी जो होती है वह एक जोड़ी होती है, यहाँ और ये यहाँ। ये मूत्रवाहिनी जो होती है यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है, जो वृक्क से निकलती है और पहुंचती है मूत्राशय में। तो यहाँ से जो भी पदार्थ छन रहा है वृक्क से, उसको मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। मूत्राशय जो होता है एक थैली के समान संरचना होती है, जिसमें मूत्र का संग्रहण किया जाता है। और मूत्र मार्ग जो होता है इसके द्वारा ही समय समय पर उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार ये है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। तो मनुष्य के वृक्क में बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती है। इन नलिकाओं को कहा जाता है नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन जो होते हैं यह बहुत सारी संख्या में वृक्क के अंदर उपस्थित होते हैं। इन्हीं के द्वारा रक्त का छनन किया जाता है। ये नेफ्रॉन जो होते हैं वह निम्नलिखित संरचना के बने हुए होते हैं। इसमें पाई जाती है एक कप के समान संरचना जो कहलाती है बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल कहलाती है। इस बोमन संपुट में एक धमनिका जो होती है, उसकी शाखाएं जो होती है वो जालनुमा संरचना का निर्माण करती है। और इस जालनुमा संरचना को कहा जाता है
केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस। तो ये केशिका गुच्छ और बोमन संपूर्ण जो होते हैं, इन दोनों की दीवारें जो होती है वो पतली होती है, जिसके कारण ही धमनी के द्वारा लाया हुआ रक्त जो होता है वह छन करके बोमन संपूर्ण में आता है। और यहाँ पर जितने भी रक्त में उपस्थित जितने भी छोटे छोटे अणु होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, जल है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये सारे पदार्थ जो होते हैं वो छनकर बोमन संपूर्ण में आ जाते हैं। बोमन संपूर्ण का पीछे वाला भाग जो होता है वो नलिका होता है, और ये नलिकाएं जो होती हैं वह जो भी छना हुआ पदार्थ होता है उनको यहाँ से होकर के गुजारा जाता है जब, तो इन नलिकाओं के द्वारा चुनाव किया जाता है कि यहाँ से जो छनकर पदार्थ आया हुआ है उसमें से कितने पदार्थ जो है वह उपयोगी हैं और कितने पदार्थ जो है वो अनुपयोगी हैं। तो जो भी उपयोगी पदार्थ होता है उनको यहाँ की नलिकाएं, इनको वृक्क नलिकाएं कहा जाता है, जो 3 भागों में बटा होता है। इसमें से जो शुरू वाला भाग होता है वह कहलाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। नीचे वाला भाग जो होता है वह कहलाता है हेनले का लूप, हेनले का लूप कहलाता है। और दूर वाला सिरा जो होता है वह कहलाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो इस प्रकार से ये तीनों भाग जो होते हैं वह क्रमशः जितना भी छना हुआ पदार्थ इन नलिकाओं में से होकर प्रवाहित हो रहा होता है, उनमें से जितने भी उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वह अपने में अवशोषित करती जाती है, और जितना अनुपयोगी पदार्थ होता है उसको आगे जाने देती है। यहाँ पर एक संग्रहण नलिका उपस्थित होता है। यह संग्रहण नलिका जो होता है वह मूत्र वाहिनी में जाकर के खुलता है, और इस प्रकार से बोमन संपूर्ण के द्वारा जितना भी छना हुआ पदार्थ होता है वह संग्रहण नलिका के माध्यम से मूत्र वाहिनी में चला जाता है, और वहां से वह मूत्राशय में चला जाता है। तो यहाँ पर जो धमनी जो होती है वह जब केशिका गुच्छ का निर्माण करती है तो यहीं से वह एक शिरा की शाखा भी बनाकर बाहर निकलती है। तो यह जो होती है वो शिरा कहलाती है, जो वृक्क धमनी और वृक्क शिरा के नाम से जाना जाता है। यह शिरा जो होती है वह जितनी भी नलिकी भाग होते हैं उस भाग में अपना पूरा जाल फैला करके रखती है, जालनुमा संरचना बनाती है, जिसके द्वारा ही इन नलिकाओं में जितने भी उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको यह शिरा जो होती है वो वापस ग्रहण करती जाती है, रक्त में मिलाती जाती है। बोमन संपूर्ण और केशिका गुच्छ के बीच में जो छानने की प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस के नाम से जाना जाता है, और यह प्राकृतिक रूप से वृक्क के द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का वृक्क जो होता है वह खराब हो जाता है और छानने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो उनको कृत्रिम वृक्क के द्वारा छाना जाता है, ताकि उनके शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। अब देख लेते हैं कि पौधों में जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार से संपादित होती हैं। पहले पादपों में जैविक प्रक्रियाओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी, पर विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि पौधे जो होते हैं इनमें भी जैविक प्रक्रियाएं संपादित होती है। तो इनमें देखेंगे पहले पोषण की प्रक्रिया। तो पादप जो होते हैं इनको भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो जिसको ये पोषण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा यह अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो दिन के समय पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, क्योंकि उसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। पादप के कोशिकाओं में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, अर्थात ग्लूकोज जो होता है वह टूटता है, विखंडित होता है, और ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का वे उपयोग करते हैं विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए। इनके द्वारा जो त्यागा गया कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो श्वसन की प्रक्रिया में निर्मित होता है, पौधे जो होते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के समय उपयोग कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। इसीलिए दिन के समय पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालते हैं, और रात्रि के समय में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होता है तो या तो वे
इसको शरीर से बाहर त्याग देते हैं या फिर उसको किसी अन्य कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित करके रख लेते हैं। तो यहाँ पौधे जो होते हैं इनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागा जाता है या ग्रहण किया जाता है, इसके लिए इनमें रंध्र पाया जाता है। तो दिन के समय पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन को त्यागते हैं और रात्रि के समय में वो कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागते हैं। तो इस प्रकार से पौधों में पोषण और श्वसन की प्रक्रिया होती है। परिवहन की प्रक्रिया जो होती है, पादपों में जो परिवहन होता है उसके लिए दो ऊतक पाए जाते हैं। एक होता है जाइलम ऊतक और एक होता है फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक जो होते हैं उनके द्वारा जल और उसमें घुले हुए खनिज पदार्थों का परिवहन होता है और यह परिवहन जो होता है एक विशेष दाब उत्पन्न किया जाता है इनके पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा, जिसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जी दाब। वाष्पोत्सर्जी दाब उत्पन्न होने के कारण, खिंचाव होने के कारण ही जड़ जो होते हैं वह जल को ग्रहण करते हैं और इस जल में घुले हुए खनिज और जल जो होता है उसको जड़ के माध्यम से पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है। तो जाइलम जो होता है वह परिवहन करता है जल और उसमें घुले हुए खनिज पदार्थों का, और इनका परिवहन जो होता है वह एक दिशा में होता है, वह होता है जड़ से उसकी तना में, उनकी पत्तियों तक, उनकी शाखाओं में, उनके पुष्प में, उनके फलों की ओर। तो हमेशा एक पौधा जो होता है उसका जड़ जो होता है वही जल का अवशोषण करता है और जाइलम के जो संरचनाएं होती हैं, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, इनके माध्यम से जल को तना और पत्तियों तक, विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो इस क्रिया के लिए आवश्यक होता है वाष्पोत्सर्जी दाब, जो पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दिन में जब ये रंध्र खुले होते हैं तो वहां से जल जो होता है वो वाष्प बन के बाहर निकलता है और उसी के कारण एक वाष्पोत्सर्जी खिंचाव जो होता है वो जाइलम में उत्पन्न होता है, जिसके कारण जाइलम जो होता है जल का अवशोषण करके सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम ऊतक जो होते हैं वह विभिन्न भोज्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। अब पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो जो भोजन उन्होंने बनाया है वो कहाँ एकत्र होता है, उनकी पत्तियों में एकत्र होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। इसीलिए पत्तियों में बना हुआ भोजन जो होता है वह फ्लोएम के माध्यम से, फ्लोएम में पाई जाती है चांदनी नलिका, सखी कोशिका, उनके द्वारा पत्तियों में उपस्थित भोजन जो होता है वह तना में और जड़ों की ओर और विभिन्न भागों में, इसके अतिरिक्त पुष्प है तो पुष्प में, फल है तो फल में, इस प्रकार से पत्तियों में उपस्थित भोजन जो होता है वह विभिन्न दिशाओं में भेजा जाता है, पहुंचाया जाता है फ्लोएम ऊतक के द्वारा, और इस क्रिया को जाना जाता है स्थानांतरण की क्रिया। इस क्रिया के लिए फ्लोएम की कोशिकाएं जो होती हैं वह एटीपी ऊर्जा का उपयोग करती है और इस प्रकार ऊर्जा के द्वारा ही वह भोज्य पदार्थों को जल के साथ तना में, जड़ में, फल में, पुष्प में, पत्तियों में उपस्थित भोजन को पहुंचाने का कार्य करती है। तो पादपों में इस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक होते हैं। पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है, इनमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो केवल दिन के समय उपयोग कर लिए जाते हैं, रात्रि में त्याग दिए जाते हैं। पौधों में बहुत कम मात्रा में अनुपयोगी पदार्थों का निर्माण होता है और इनमें जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, इनको पौधे जो होते हैं वह अपने, जब पत्तियां झड़ती हैं पतझड़ की प्रक्रिया में, तो उसी समय पत्तियों में एकत्र करके रख लेते हैं और उसी समय अनुपयोगी पदार्थों को वो क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। और साथ ही साथ कुछ पौधे जो होते हैं इनमें जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको वो गोंद के रूप में या रेजिन या टेनिन जैसे पदार्थों के रूप में संचित कर लेते हैं और छाल के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इसीलिए पादपों में किसी विशेष प्रकार का अंग उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनमें बहुत कम मात्रा में उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पौधे जो होते हैं इनमें भी विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं जो है वो संपादित होती है।